Hi everyone. So let's start our rapid revision for level 2 candidates and we do it by solving questions. So let's get started. Question number 1. An analyst wants to model quarterly sales data using an autoregressive model. एक मॉडल को यूज करके क्वार्टरली सेल्स डेटा को प्रेडिक्ट करने का बात कर रहा है and that model is autoregressive model. Autoregressive model में ये होता है कि sir the dependent variable is regressed on its own lagged value. बस से मेरे को दिसंबर 2024 का सेल्स को प्रेडिक्ट करना है तो इसको प्रेडिक्ट करने के लिए सर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या लूंगा आई विल टेक नवंबर 2024 का सेल्स राइट इसको ऑटो रिग्रेसिव मॉडल कहते हैं राइट द lagged value of dependent variable is taken as what independent variable आगे जाते हैं she has found that AR1 model with a seasonal lag अभी सर सीजनल लैग क्या है तो वही वाला एग्जांपल मेरे को दिसंबर 2024 का सेल्स प्रेडिक्ट करना है तो मैं कैसे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ सुनना मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ बाय टेकिंग द सेल्स ऑफ नवंबर 2024 एंड बाय टेकिंग द सेल्स ऑफ दिसंबर 2023 राइट इसको कहते हैं सीजनल कंपोनेंट को लेके आना राइट मैं कहना चाह रहा हूँ दिसंबर 2024 का सेल्स डिपेंड्स अपॉन नवंबर 2024 का सेल्स एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दिसंबर का सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर दैट इज 2020 she has found that AR1 model with a seasonal lag has significant slope coefficient. Okay, मतलब independent variable significant. ठीक है. She also finds that when a second and third seasonal lag are added to the model, all slope coefficients are significant too. बोल रहा यार पहले वाले मॉडल में तो सिर्फ एक ही सीजनल लैग था दूसरे वाले मॉडल में मैं तीन सीजनल लैग को ले रहा हूँ तीन सीजनल लैग समझा सो लैग 1 लैग 2 लैग 3 सेल्स ऑफ दिसंबर depends upon December का sales last year. It also depends upon December का sales last to last year. It also depends upon December का sales last years. Right? तो अगर वैसे बात करें तो 2024 का sales depends upon नवंबर 2024 का सेल एंड दिसंबर का सेल ऑफ 2023 ये हो गया आपका सीजनल लैग वन अगर मैं बोलूं सर इट डिपेंड्स अपॉन November का sales of 2024 and it depends upon December का sales of 2023. It also depends upon December का sales of 2022 and it also depends upon December का sales of what 2021. तो इसको कहते हैं तीन सीजनल लैग में ले लेंगे बोला all slope coefficient are significant. तो यार जब तीन लैग लेने से तब भी स्लोप कोएफिशिएंट्स आर सिग्निफिकेंट सारे का सारे का सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो यूज दैट मॉडल बेस्ड ऑन दिस द बेस्ट model to use would most likely be an AR1 model with three seasonal lags. तो लिखेंगे कैसे सब सेल्स से मैं इसे लिख रहा हूँ सेल्स फॉर दिसंबर month 2024 it depends upon plus B1 hat लूजली लिख रहा हूँ सेल्स फॉर नवंबर 2024 सर क्वेश्चन में तो क्वार्टरली बोला है अरे यार मैं यहाँ पे एग्जांपल देते हुए मंथली कर रहा हूँ प्लस अरे ठीक है B2 had sales December 2023 plus B3 had sales December 2022 and B4 had sales December 2021 राइट इसको कहते हैं तीन लैग सीजनल लैग्स राइट क्वेश्चन नंबर 2 द मॉडल xt is equal to b0 plus b1 xt minus 1 t minus 2 उसके बाद चले गए xt minus 12 पे इसको क्या कहेंगे सर ये AR2 मॉडल है क्योंकि t minus 1 t minus 2 AR2 मॉडल विद सीजनल लैग सर मेरे वाले एग्जांपल में मैं दिसंबर 2024 का सेल्स प्रेडिक्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ नवंबर 2024 का सेल्स अक्टूबर 2024 का सेल्स एंड दिसंबर का सेल्स ऑफ 2023 समझा क्या मैं दिसंबर 2024 का सेल्स प्रेडिक्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ नवंबर 24 का सेल्स अक्टूबर 24 का सेल्स एंड दिसंबर का सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर वही है तो इसी को कहते हैं सर AR2 मॉडल विद सीजनल लैग ये वाला सीजनल लैग
Okay. Question number 3. After Tan implements a particular new supervised machine learning algorithm, she begins to suspect that the holdout sample she is using are reducing the training set size too much. Okay. ये क्लियर कट इतना बोलते ही वो सारे के सारे कैंडिडेट जो नवंबर 2024 में देने वाले हैं उनको ध्यान आ जाना चाहिए कि ये के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। बोला यार जो हमारा ट्रेनिंग सैंपल है ना वो काफी छोटा है यार, मतलब वो छोटा डेटा को यूज करके कुछ भी कंक्लूड करना इट्स नॉट रिलायबल। लेट्स डू वन थिंग ना, लेट्स अप्लाई के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। Now it would be very time consuming for me to divert into k-fold cross validation that I'm not going to do, right? As a result, she begins to make the use of k-fold cross validation. In the k-fold cross validation technique, after Tan shuffles the data randomly, it is most likely that, okay, suppose आपका total training size था say 100 था, 100 items थे। आपने सोचा कि यार k is number of folds 4 बनाते हैं, तो सर 100 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है 25। ये 25 चले जाता है कहाँ पे, वैलिडेशन में, और बचा कितना 75 कहाँ पे चले जाता है, ट्रेनिंग में। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ सर 1 set of 25 each goes to what, वैलिडेशन, और के कितना था 4, 4 माइनस 1 कितना 3, 3 sets of 25 each goes into ट्रेनिंग। ऐसा बोलना सही होगा क्या, 1 set of 25 each वैलिडेशन में, फिर k minus 1, 4 minus 1 3, 3 sets of 25 each goes into what, ट्रेनिंग। तो वही लेट्स सी, it is most likely that k minus 1 samples will be used as validation। गलत, k minus 1 samples will be used as training, एकदम सही। ऑब्वियसली यार जिसने ये चैप्टर किया हुआ ही नहीं है, जिसने क्यूएम को टच ही नहीं किया हुआ है, उसको तो एकदम ही बहुत अजीब फील हो रहा होगा ना कि यार क्योंकि कोई चैप्टर किया नहीं है तो कमांड ही नहीं आ रहा होगा। मेरा तो यहाँ पे रैपिड रिवीजन का यही पर्पस है कि यार जो भी आपने किया हुआ है मैं थोड़ा क्वेश्चंस के थ्रू आपके प्रिपरेशन को थोड़ा स्वीटन कर सकूं और आपको चीज भी याद आ जाए, राइट। आपको बोले सर मैंने मशीन लर्निंग टच ही नहीं किया है तो उसको तो ये कुछ समझने ही नहीं वाला कि सर क्या हो रहा है अंदर, राइट। सो दैट्स द ड्रॉबैक, तो प्लीज कर लीजिए, अभी भी टाइम है। क्वेश्चन नंबर 4। Francis Investment Incorporation Board of Directors is considering repurchasing $30 million worth of common stock. Francis assumes that the stock can be repurchased at a market price of $50 per share. Okay, ये शेयर बायबैक का क्वेश्चन आ गया, राइट। इसमें पूछेगा बायबैक करने के बाद ईपीएस कितना होगा बताएं, ऑल राइट। लेट्स सी। After much discussion, Francis decides to borrow $30 million that it will use to repurchase shares. Buyback कर रहा है with the help of borrowed funds. तो सर अपने को borrowed funds को यूज करना चाहिए कि अपना खुद का surplus funds को यूज करना चाहिए, ये डिसीजन डिपेंड करता है कि यार अर्निंग्स यील्ड और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या है, राइट। अगर पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज लेस देन अर्निंग्स यील्ड तो अपने को borrowed funds यूज करना चाहिए, जिससे क्या होगा ना, नया वाला ईपीएस ज्यादा आएगा, समझे। तो मैं इफ मैंने क्या बोला, इफ पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट इज लेस देन अर्निंग सील्ड तो अपने को बोरोड फंड्स यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारा नया वाला ईपीएस ज्यादा आएगा। हाउएवर इफ यू फाइंड दैट इज अ पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट इज ग्रेटर देन अर्निंग सील्ड तो यार सरप्लस फंड्स को यूज करना चाहिए, राइट। तो एक बार स्ट्रेट अवे आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हुए मैं अर्निंग सील्ड और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेटा को देख रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो अर्निंग सील्ड कितना है 6.7% और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरिंग कितना है 4%। कैन आई से द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज लेस देन द अर्निंग सील्ड, तो इसको क्या यूज करना चाहिए, बोरोड फंड यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर बोरोड फंड यूज करेगा तो नया वाला ईपीएस ज्यादा आएगा। ज्यादा किसके मुकाबले सर, बिफोर बायबैक कितना था 3.33, 3.33 से ज्यादा आएगा। और क्या इसने बोरोड फंड यूज किया है, हाँ सर। तो आंसर में पहले तो ये देख लो कि 3.33 से ज्यादा वाला ऑप्शन कौन सा है, राइट, बिफोर कैलकुलेटिंग। देखो क्वेश्चन कितना स्मार्ट है, सारे के सारे ऑप्शन 3.33 से ज्यादा है, इसका मतलब अपने को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, राइट। ओके, तो ईपीएस आफ्टर बायबैक, तो यार नेट इनकम प्रायर टू बायबैक कितना था, एक सेकंड। इफ ईपीएस बिफोर बायबैक कितना था $3.3 और नंबर ऑफ शेयर्स कितना था बिफोर बायबैक, देखो तो यहाँ पे देख के रखा हुआ है शेयर आउटस्टैंडिंग बिफोर बायबैक। तो लेट्स डू इट इनटू 3.33,
Can I say number of shares prior to the buyback into EPS before buyback is nothing but net income before what? Buyback, prior to the buyback. Okay. This was net income prior to the buyback. I think level 2 candidates are very much okay to handle this. क्या EPS before buyback into shares before buyback को multiply करेंगे. It is like what? Net income prior to the buyback. अब इसमें से अपन buyback करने वाले हैं. एक सेकेंड. अपन बायबैक करने वाले यूजिंग बोरोड फंड्स. तो बोरोड फंड्स कितना लेने वाले अपन? 30 मिलियन. अब 30 मिलियन बोरो करेंगे तो सर इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा, राइट? ऑब्वियसली सारा का सारा कैलकुलेशन पोस्ट टैक्स बेसिस पे. तो 30 मिलियन इंटू 4% करेंगे, वो इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस हो जाएगा. डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक. ईपीएस तो कैलकुलेट करना है. ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? नेट इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. तो सर ईपीएस आफ्टर बायबैक क्या होगा सर? रिवाइज्ड वाला नेट इनकम आफ्टर बायबैक क्या होने वाला है? डिवाइड बाय रिवाइज्ड नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक. वही तो कर रहे हैं. 30 मिलियन इंटू 4%. डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक. तो नंबर ऑफ शेयर्स प्रायर टू द बायबैक कितना था? बायबैक कितने का हो रहा है? यहाँ पे देखो, प्लान्ड बायबैक 6 लाख शेयर. सर 6 लाख आया कहाँ से? कितना अमाउंट का उन लोग बायबैक करने का सोच रहे? 30 मिलियन का. डॉलर 30 मिलियन डिवाइड बाय हर एक शेयर्स को बायबैक किस पे करने वाले हम लोग? देखो शेयर प्राइस एट द टाइम ऑफ बायबैक 50, राइट? हर एक शेयर्स को बायबैक करेंगे तो 50 देंगे. तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 50 शुड बी व्हाट? 30 मिलियन. तो डिवाइड बाय 50 करोगे, यू विल गेट व्हाट? 6 लाख शेयर्स, राइट? यहाँ पे 6 लाख. चलो लेट्स डू इट. 3.3566, that is 3.36. C. Question number 5. Which of the following statements about stock repurchase is least accurate? Stock repurchase के towards क्या चीज गलत statement है? Let's see. A stock repurchase occurs when a large block of stock is removed from the marketplace. सही कह रहे हैं. बायबैक करेंगे तो बहुत सारे शेयर्स मार्केट से गायब हो जाएंगे. डिसग्रंटल्ड स्टॉक होल्डर्स, जो लोग बायबैक से खुश नहीं हैं, वो शेयर होल्डर्स लोग, आर फोर्स टू सेल देयर शेयर्स. नहीं, बायबैक तो चॉइस देता है शेयर होल्डर्स को. जिसको भी ऑफलोड करना है वो कर सकता है. तो फोर्स का कहां बात आ गई, राइट? जिसको शेयर्स ऑफलोड ना नहीं करना है वो ना करे, राइट? ये गलत स्टेटमेंट है. ठीक है, कह रहा है मैनेजमेंट कैन डिस्ट्रीब्यूट कैश टू शेयर होल्डर. सही है, बायबैक करेंगे तो वो शेयर होल्डर जिनको पैसा चाहिए उनको कैश मिल जाएगा, राइट? तो ए इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, डी इज इनकरेक्ट. अपने को इनकरेक्ट ही ढूंढना था. क्वेश्चन नंबर 6. कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 1 into 4 FRA. एक महीने के बाद 3 महीने के लिए. इफ द करंट 30 डे 120 डे का 30 डे का रेट देके रखा हुआ है, 120 डे का रेट देकर रखा हुआ है. दिस इज द इजिएस्ट सम इन डेरिवेटिव्स. कुछ नहीं करना है अपने को. सो जो भी 1 into 4 FRA, इसमें से 120 डे का जो भी इंटरेस्ट रेट है उसका फैक्टर बनाएंगे, राइट? दैट इज 1 प्लस 7% इंटू 120/360 डिवाइड बाई 1 प्लस 5% इंटू 30/360. याद आ गया होगा नवंबर कैंडिडेट्स को, राइट? जो भी आएगा -1 कर देंगे इंटू 100 एंड देन इंटू 360 बाई गैप. गैप कितने का है? 1 और 4 में 3 का गैप है. इट इज 90. अरे याद आया क्या? इस तरीके से प्राइसिंग निकाला जाता है, राइट? जो भी हायर पीरियड है, जैसे 30 डे 120 डे, तो 120 डे का इंटरेस्ट रेट का फैक्टर डिवाइड बाई 30 डे का इंटरेस्ट रेट का फैक्टर. जो भी आया -1 इंटू 100 इंटू 360 बाई गैप. 1 और 4 में गैप कितना है? 3 मंथ्स का. 3 मंथ्स माने कितना? 90 डेज. लेट्स डू इट.
So it is 7 is coming to 7.63%. See, question number 7. Consider a 1-year currency swap with semi-annual payments. Okay. The payments are in US dollars and euros. Obviously, currency swap में तो दो currency legs होगा. The current exchange rate of euro is $1.3 and the interest rates are USD का रेट देके रखा हुआ है और ये यूरो का रेट है. यूरो का रेट देके रखा हुआ है. What is the fixed rate in euros? तो अपने को स्वैप प्राइस निकालना है इन यूरो, कुछ नहीं. तो यूरो का रेट अब पकड़ो. तो फॉर्मूला क्या है? So 1 minus last discounting factor divided by summation discounting factor into 100 into 360 by ओ कूपन का फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट? तो यहाँ पे सेमी एनुअल है तो 360 बाई 180 कर देंगे, राइट? तो इट्स वेरी वेरी इजी. जो भी रेट्स दिया है उसका फैक्टर बनाओ एंड देन फॉर्मूला इज 1 माइनस लास्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर डिवाइड बाय समेशन डिस्काउंटिंग फैक्टर. सर ये फॉर्मूला का लॉजिक क्या है? ये रैपिड रिवीजन में तो नहीं कराएंगे, राइट? तो यूरो का रेट यहाँ पे 180 डे और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर. तो देखो तो 4.8% तो साल का है, तो 180 डे का कितना होगा? 4.8 इंटू 180 बाई 360. इसका मेरे को फैक्टर बनाना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर. इसका फैक्टर मतलब आप 1.024 मत अज्यूम करना. 4.8% साल का है मतलब 180 डे का कितना? 2.4%. 2.4% का फैक्टर इज 1.024. वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ डिस्काउंटिंग फैक्टर. यार सर 1 रुपए को अगर 2.4 से पुल करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, राइट? तो 1 इज लाइक जो भी आप इंटरेस्ट रेट का फैक्टर बनाते हो ना 1.024 उसका इनवर्स. होप याद आ रहा है आपको? इसलिए मैंने लिखा देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर. तो डिलिबरेटली ऐसा लिख रहा हूँ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 4.8% इंटू 180 बाई 360. तो यार 0.9766 360 डे. सर ये जो रेट है तो 360 का ही है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है. 1 प्लस 5.4%, 0.9488 का सम ले लो. एक्चुअल वन it is coming to 1.92540. Now the swap rate would be 1 minus last discounting factor, that is 0.9488, divided by summation discounting factor, that is 1.92540 into 100 into 360 by कूपन का फ्रीक्वेंसी क्या है? सेमी एनुअल मतलब 180 डेज. चलो करते हैं. 1 minus 0.9488 divided by 1.92540 into 100 into 2. It's 5.32, 5.318, 5.318%. ऑप्शन क्या? ए. क्या समय? 7. Question number 8. Which of the following statement regarding options price is correct? An option price is an increasing function of underlying assets volatility. तो लेवल 1 वाला चले गया, राइट? ऑप्शन का प्राइस इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ वॉलेटिलिटी. इससे इजी चीज क्या हो सकता है? एक बार ऑप्शन बी पढ़ रहा हूँ. इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ अंडरलाइंग एसेट वॉलेटिलिटी. तो एकदम गलत बोल रहा है, राइट? ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स वॉलेटिलिटी वेयर इट हैज अ लॉन्ग टाइम रिमेनिंग अंटिल एक्सपायरेशन and an increasing function of its volatility if it is close to expiration. This difficult stuff आपको याद होगा. राइट आंसर इज ए. बट ये सी क्या बोल रहा है कि यार लॉन्ग टर्म ऑप्शंस को वॉलेटिलिटी कम इंपैक्ट करता है एंड शॉर्ट टर्म ऑप्शंस को वॉलेटिलिटी ज्यादा इंपैक्ट करता है. एकदम गलत बोल रही है. जबकि हम लोग पढ़ते हैं इस लॉन्ग टर्म ऑप्शंस एज अ हायर वेगा, राइट? लॉन्ग टर्म ऑप्शंस, लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट टर्म ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी किसको इंपैक्ट करता है? लॉन्ग टर्म को करता है, राइट? और ये तो इनफैक्ट और भी वियर्ड चीज बोल रहा है लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के केस में सर वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट नेगेटिव होता है और शॉर्ट टर्म ऑप्शंस के केस में बोलता है पॉजिटिव होता है, राइट? ये तो और भी वियर्ड है.
लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसी ऑप्शंस को थोड़ा सा और टफ करना होता है ना, तो इन लोग ऐसे बताते हैं इज लॉन्ग टर्म ऑप्शंस have a less impact of volatility and short term options have more impact on volatility. वो statement wrong होता है because long term options are more affected by volatility. It has a higher vega, right? Question number 9. Two call options have the same delta, but option A has higher gamma than option B. Okay. दो call options के same delta है, but option A has higher gamma. When the price of the underlying asset increases, the number of option A calls necessary to hedge the price risk in 100 shares of stock compared to the number of option B calls is, बाप रे, तो नंबर्स लेके समझते हैं. सर मैंने 100 शेयर्स बाई कर रखे, मेरे को इसको डेल्टा हेज करना, तो ऑब्वियसली कॉल को क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा. आई थिंक इतना अंडरस्टैंडिंग सबको है. शेयर्स बाई करके रखा है मतलब क्या, बुलिश है. इसको हेज करने के लिए एक बेरिश वाला पोजिशन को इंक्लूड करना पड़ेगा, और कॉल के थ्रू बेरिश वाला पोजिशन इज व्हाट, सी माइनस. ऑप्शन ए जो क्वेश्चन में बोला है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. मतलब कॉल ऑप्शन का बात कर रहा हूँ यार, कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन बी. तो शुरू में कॉल ऑप्शन ए का डेल्टा था, मन से बोल रहा हूँ 0.4, और कॉल बी का भी था क्या, 0.4. फिर शुरू में बोला दे हैव द सेम डेल्टा. तो मेरे को तुम बताओ डेल्टा हेज करने के लिए कॉल ऑप्शन ए के कितने कॉल को सेल करना पड़ेगा. अगर 0.4 है तो कितना कॉल ऑप्शन को सेल करना पड़ेगा. सबको दिख गया होगा 100/0.4. सब मेरे को नहीं दिखा. तो यार 0.4 का मतलब क्या है, वन कॉल ऑप्शन इज इक्वल टू 0.4 शेयर्स. मेरे पास 100 शेयर्स है, तो दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी कॉल ऑप्शन, तो 100 यहाँ पे है, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 0.4, दैट इज कमिंग टू व्हाट, 250 कॉल्स. सर 250 सी माइनस करना पड़ेगा. और कॉल ऑप्शन बी के थ्रू अगर मेरे को डेल्टा एच करना है तो भी 250 सी माइनस. ओके. अब बाद में क्या हो गया, बाद में शेयर प्राइस बढ़ गया. तुम मेरे को बताओ किसका डेल्टा ज्यादा होने वाला है. शेयर प्राइस बढ़ गया तो कॉल ऑप्शन ए का डेल्टा ज्यादा होने वाला है कि कॉल ऑप्शन बी का डेल्टा ज्यादा होने वाला है. सर कॉल ऑप्शन ए का होगा बिकॉज ए हैज व्हाट, हायर गामा. गामा क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन. सिंस कॉल ऑप्शन ए हैज हायर गामा तो उसका डेल्टा ज्यादा हो जाएगा, राइट. तो सपोज बाद में शेयर प्राइस बढ़ने के बाद इसका डेल्टा हो गया 0.7 और इसका डेल्टा हो गया 0.5. अब वापस से डेल्टा है जब अपने को करना है तो 0.7 के हिसाब से कितना कॉल ऑप्शंस मेरे को बेचना चाहिए. ऐसे 100 डिवाइड बाय 0.7, 142.8 समथिंग आ रहा. तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 142 सी माइनस अपने को रखना चाहिए, राइट. और कॉल ऑप्शन बी में 100 डिवाइड बाय 0.5 तो कितना, 200 सी माइनस, राइट. तो शुरू में जब पोजीशन बिल्टअप किए थे तो 250 कॉल को सेल किए थे. बाद में जैसे शेयर प्राइस बढ़ गया तो कॉल ऑप्शन ए का डेल्टा ज्यादा हो गया, एंड देन बाद में डेल्टा एच को करने के लिए अपने को सिर्फ 142 कॉल ऑप्शन सेल किया तो भी चलेगा, राइट. और ऑप्शन बी के केस में 200 कॉल ऑप्शंस को सेल करेंगे तो भी चलेगा, राइट. अब इससे ज्यादा मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ. क्वेश्चन क्या पूछे, लेट्स सी. कहाँ गया, द नंबर ऑफ ऑप्शन ए कॉल्स नेसेसरी टू हेज द प्राइस रिस्क इन 100 शेयर्स ऑफ स्टॉक कंपेयर टू नंबर ऑफ ऑप्शन बी कॉल्स इज अ स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नेगेटिव, नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कॉल ऑप्शन को सेल किया हुआ है ना, राइट. देखो ना, ऑप्शन ए के केस में 142 कॉल सेल एंड ऑप्शन बी के केस में 200 कॉल सेल. तो कम नंबर ऑफ कॉल्स कहाँ पे सेल कर रहे हैं, ऑप्शन ए के केस में, कॉल ऑप्शन ए के केस में. इट्स वेरी वेरी डेंजरस. क्वेश्चन नंबर 10. अ मल्टीफैक्टर मॉडल दैट यूजेस, मल्टीफैक्टर मॉडल पोर्टफोलियो में चले गया, that uses unexpected changes in macroeconomic variables. Okay, macroeconomic variables, GDP, inflation and all that, right. वो शॉक करते थे ना, शॉक देते थे अपन, इन्फ्लेशन, जीडीपी एज द फैक्टर्स टू एक्सप्लेन एसेट के रिटर्न्स. यहाँ पे एसेट के रिटर्न्स को प्रेडिक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. इट्स कॉल्ड व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर मॉडल्स. नहीं सर, एसेट के रिटर्न्स को मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल्स. कंपनी का पी रेशियो आर हुई तो हो गया फंडामेंटल. स्टैटिस्टिकल तो वियर्ड मॉडल है जहाँ पे वो कुछ ऐसे वियर्ड फैक्टर्स को लेता है, जैसे द स्टॉक का रिटर्न इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ डेथ्स इन यूएस, राइट. तो इट्स सब कहाँ से लेता है पता नहीं, वियर्ड फैक्टर्स है स्टैटिस्टिकल फैक्टर मॉडल. ओके, दिस वाज वेरी वेरी क्विक रिवीजन. आप अपना एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ. चलो बाय बाय.